आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है। तो हम जो है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ रहे थे। उस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर अपन ने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन क्रिएट करी थी। तो अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि अपन ने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्रिएट करी थी, जिसके अंदर अपन ने मास मैट्रिक्स बनाई थी, अपन ने स्टीफनेस मैट्रिक्स बनाई थी और इस तरीके से उसको किया था। तो एक मेथड और है जिनको अपन बोलते हैं इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड। बेसिकली इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी लोड या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका किसी अदर पॉइंट पे जो इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट आई पे। तो आई पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जे पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा या जे पॉइंट में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर जे पॉइंट पे अगर मैं लोड लगाता हूँ तो आई पॉइंट पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये जो इफेक्ट कहलाता है आई पॉइंट के कारण जे पे या जे पॉइंट के कारण आई पे, ये कहलाता है मेरा इन्फ्लुएंस कहलाता है। और इन इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपना जो पहला टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट होता क्या है, जनरली फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को अपन टर्म करते हैं कि जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी जो मेरी स्टीफनेस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेरा स्टीफनेस होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ लिखा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टीफनेस। किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम जो रहता है, उस स्प्रिंग मास सिस्टम में तीन बेसिक एलिमेंट होता है। सबसे पहला बेसिक एलिमेंट होता है स्प्रिंग, दूसरा बेसिक एलिमेंट होता है मास और तीसरा बेसिक एलिमेंट होता है डैम्पर। इन तीनों बेसिक एलिमेंट की हेल्प से अपन मल्टी डिग्री ऑफ सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे एक अदर मेथड है जिससे अपन क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड है। इस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो अपन जानते हैं कोई भी आपका सिस्टम है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि अपन पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे जो मेरा एम है वो एम है मेरा मास मैट्रिक्स। इसी तरीके से जो मेरा के है वो है मेरा स्टीफनेस मैट्रिक्स। ठीक है। जो एम है वो है मेरा मास मैट्रिक्स, के है मेरा स्टीफनेस मैट्रिक्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है स्टीफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स या स्टीफनेस मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को नाम देता हूँ ए। तो ए होता है के का इनवर्स। ठीक है। के यहाँ पे नाम है स्टीफनेस मैट्रिक्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ स्टीफनेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी स्टीफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स, इसको अदर फॉर्म में लिखे तो के इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है। अगर मैं इनवर्स को इधर लिया हूँ तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू के। तो ये मेरी दो टर्म हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं ए का गुणा के से करूं, ठीक है, ए का गुणा के से करूं तो के की जगह मैं ए इनवर्स करता हूं। तो ए का गुणा मैं ए इनवर्स से करता हूं, तो ए इनवर्स से ए कट किया मतलब बचा वन। वन को अपन लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम के का गुणा मैं ए से करता हूँ, के का गुणा ए से करता हूँ तो ए की जगह मैं लिख सकता हूँ के इनवर्स। तो के इंटू के इनवर्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली इस इक्वेशन को समझाने का मतलब ये है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, जो आपकी स्टीफनेस मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स होती है। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो मेरी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैं के इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ दोनों तरफ में। तो यहाँ पे मैंने के इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन किया तो के इनवर्स एम एक्स डबल डॉट प्लस के इनवर्स इंटू के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो के इनवर्स की जगह मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख रखा है के इनवर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे के इनवर्स की जगह पुट कर दिया ए, एम एक्स डबल डॉट के इनवर्स से के गया तो बचा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी ये जो है ये मेरी हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। जो ए जो हो जाएगी वो बन जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। इस ए को मैं नाम दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जो कि होगी मेरी एन बाय एन की।
ठीक है। अगर मेरा सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर मेरा सिस्टम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का है तो 3 का, और मेरा सिस्टम अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का है तो मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो n/n की बनेगी। तो अपन यहाँ कंसिडर करते हैं कि अपना सिस्टम n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। तो मैंने लिखना चालू किया A11, A12, A13, A14, A1J to A1n, same A21, A22, A23 up to A2J up to A2n। इसी तरीके से AI1, AI2, AIJ is equal to AIN। इसी तरीके से AN1, AN2, ANJ is equal to AN। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जो चीज करी है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनी है। अब यहाँ पे AIJ का मतलब क्या होगा, ये मेरी AIJ क्या होगा, तो AIJ का मतलब होगा कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I ड्यू टू यूनिट लोड एट J। मतलब AIJ इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I ड्यू टू यूनिट लोड एट J। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, so we have this n into n matrix n known as flexibility influence coefficient, जो ये A11, A12, A1, A1J, A1n, A21, A22 ये सारे क्या कहलाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे ये मेरे कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आई पॉइंट है, जे पॉइंट है। ठीक है। इस बॉडी के ऊपर मेरा आई पॉइंट है और जे पॉइंट है। अब इस आई पॉइंट के ऊपर मैं जे पॉइंट के ऊपर यूनिट लोड लगाता हूँ। तो जब मैं जे पॉइंट के ऊपर यूनिट लोड लगाऊंगा तो मेरा आई पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, या आई पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन होगा। तो ए आई जे इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट आई ड्यू टू अ यूनिट लोड अप्लाइड ए जे। सेम ए जे आई क्या होगा अपना, डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट आई। ठीक है। तो ई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो होती है वो कहती है अपन को कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है। मतलब अगर A12 है तो वो किसके इक्वल होगी, A21 के। मतलब वन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन एट आई ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट जे इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट आई। ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए आई जे, ए जे आई ये कहलाएंगे अपने क्रॉस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है। या दूसरे दूसरे बोले तो ए आई आई या ए जे जे मतलब खुद के कारण खुद पे लगने वाले लोड जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे अपने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है Aij is defined as the value of deflection at I due to unit load applied at J। ठीक है। तो इस तरीके से अपन Aij को डिफाइन करेंगे। अब Aij को डिफाइन करने के बाद में अपन जो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है उनको किस तरीके से निकालेंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है उनके इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 इनकी वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल की हेल्प से अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2/2 मैट्रिक्स ली है या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसमें मास m1 है, ये मास m2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। डिस्प्लेसमेंट x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x2। यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है जिसकी स्टिफनेस है k1, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है जिसकी स्टिफनेस है k2। चूंकि ये सिस्टम क्या है मेरा 2/2 का है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का है, तो मेरा जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी की बनेगी, 2/2 की। तो 2/2 की क्यों बनेगी, क्योंकि देखो दो ही है तो इफेक्ट दो पे ही होगा, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। तो यहाँ पे A11, A12, A21, A22 ये 2/2 की मैट्रिक्स किसको शो करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को शो करेगी। तो यहाँ पे A11 का मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 1। इसी तरीके से A12 का मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 2।
A21 का मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 1, और A22 का मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 2। तो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले मास के ऊपर यूनिट लोड लगाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मास के ऊपर यूनिट लोड लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो डिफ्लेक्शंस हो जाएंगे वो डिफ्लेक्शन क्या होंगे, देखिए फर्स्ट के कारण फर्स्ट के ऊपर डिफ्लेक्शन लगेगा, वो क्या होगा, A11। ठीक है, अब यूनिट लोड मैंने लगाया कहाँ है, 1 पे, तो 1 के कारण 2 पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो इस मास 2 पे पड़ेगा या इस पॉइंट 2 पे पड़ेगा, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा A21। ठीक है, पॉइंट लोड मैंने लगाया है या यूनिट जो लोड लगाया है वो मैंने मास 1 पे लगाया है। जब मैंने मास 1 पे यूनिट लोड लगाया तो 1 के कारण पॉइंट 1 पे जो लगने वाला डिफ्लेक्शन होगा वो होगा A11। 1 के कारण पॉइंट लोड आपने लगाया 1 पे, तो 1 के कारण 2 पे पड़ने वाला जो इफेक्ट होगा वो होगा A21। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन अपने पास में निकलेंगे जब मैंने यूनिट लोड इस M1 मास पे लगाया। ठीक है, तो इसका जब अपन क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब अपन बनाए तो ये मेरा मास M1 है, ये मेरा मास M2 है। ठीक है, मास M1 कर दिया, तो इसमें यूनिट लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यूनिट लोड लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन है, तो आपका फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या था, के इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिफ्लेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जब ये इधर काम कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू होगी K1 इंटू A11, उसकी वैल्यू होगी K1 इंटू A11। ठीक है, यूनिट लोड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, और K2 स्प्रिंग है, तो K2 स्प्रिंग है, ये किस डायरेक्शन में काम करेगी, इस डायरेक्शन में। सपोज करो अगर ये इस डायरेक्शन में काम करती है, अगर ये इस डायरेक्शन में काम करती है, तो यहाँ पे मैं लिखूं K2, सॉरी, अगर मैं, ये मास M1 है, ये 1 मास है, अगर मैं K2 का इस तरफ अगर मैं लोड निकालूं तो, सॉरी, जो K2 है अगर मैं इसका इस तरफ मैं फोर्स निकालूं तो जो मेरा फोर्स होगा वो फोर्स होगा, क्या होगा, K2 इंटू ब्रैकेट में जिसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वो पहले, तो डिस्प्लेसमेंट किसका निकाल रहे हैं, A11 का, तो A11, सॉरी, A11 माइनस A21, ये फोर्स निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A21 माइनस A1। क्लियर है, जब ये नेगेटिव में जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस, यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, तो इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो क्या हो जाएगा, A21 माइनस A11। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेता तो A11 माइनस A21 हो जाता। इसी तरीके से M2 के ऊपर इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, A21 माइनस A11, क्योंकि इसको वापस इस डायरेक्शन में मोशन किया। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे जब इस फोर्स को लिया तो इसकी जब अपन क्या बनाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, K11 A1, ये दोनों फोर्स अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए K11 इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा था, -1। देखिए यहाँ पे ये -1, और इसके इधर डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा था, K21 माइनस A11। तो K21 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन देखा तो दूसरी इक्वेशन में क्या एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरी इक्वेशन में एक ही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू 0, यानी K2 A2 माइनस 11 माइनस A11 इज इक्वल टू 0। यानी देखिए K21 A21 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो K2 को इधर भेजा 0, तो A211 की वैल्यू A11 के बराबर हो जाएगी, A21 की वैल्यू A11 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो
इस इक्वेशन में A211 की जगह A11 लिख देता हूँ या A, ठीक है। तो देखो K A11 यहाँ पे लिख दिया A11 माइनस A11 0, तो KA1 0, तो क्या बचा, ये वाली चीज बची अपने पास में, इसको उधर लेके गया तो ये बचा, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 1/K1, ठीक है। A11 की वैल्यू आ गई 1/K1, चूंकि A11 और A21 बराबर है तो A21 की वैल्यू भी क्या होगी 1/K1, ठीक है। अब अपन को निकालना है कि A22 की और A12 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैक्सवेल की रेसिप्रोकल थ्योरम से A21 और A12 दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, लेकिन अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसी जो अपना डायग्राम था, जो अपना स्प्रिंग मास सिस्टम था, उसी स्प्रिंग मास सिस्टम पे यूनिट लोड लगाते हैं पॉइंट 2 पे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट 2 है, इस पॉइंट पे मैंने यूनिट लोड लगाया। जब इस पॉइंट पे यूनिट लोड लगाया तो डिफ्लेक्शन या जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, A2 पॉइंट पे लोड के कारण 2 पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो A22 होगा, 2 पॉइंट पे लोड के कारण 1 पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा मेरा A12, ठीक है। अब अपन वही जो अपन स्प्रिंग मास सिस्टम है, उस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी जब डायग्राम बनाएंगे तो ये मेरा मास M1, इस मास M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका जो होगा K इंटू A12, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि ये बता रखा है। अब ये जो है, ठीक है, ये K2, ये डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा K2 A12 माइनस A2, अगर डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं तो K2 A22 माइनस A12, जैसा कि इधर ए डायरेक्शन को इधर शो मैंने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे शो किया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट 1 लिखते हैं, इसको अगर कंसिडर करें, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट A2 A22 माइनस A12, तो ये मेरा हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K2 K1 A12 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। K2 A12 इज इक्वल टू K2 A22 माइनस A1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन K2 A22 माइनस A12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1/K2 इज इक्वल टू A22 A11, ठीक है। अब यहाँ पे A जो 22 A12 है, इसकी जगह 1/K2 पुट करेंगे तो KA12 इज इक्वल टू K2 इंटू 1/K2, इसको इससे काटा तो अपनी A12 की वैल्यू क्या आ गई 1/K1, जैसा कि पहले वाले इक्वेशन में अपनी जो वैल्यू आई थी A21 की वैल्यू भी 1/K1 आई थी, और A12 की वैल्यू जो भी होगी वो भी क्या होगी 1/K1 होगी। तो इस तरीके से A11 मिल गया, A12 मिल गया, A21 मिल गया। अब रहा A22, तो यहाँ पे A12 की वैल्यू इस इक्वेशन में कहीं भी रख दो, इस इक्वेशन में A11 की वैल्यू रख दो। तो इस इक्वेशन में जब A11 की वैल्यू अपन जब रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी 1/K1 इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। तो ये मेरे चारों जो है मेरे क्या निकल गए, फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। अब इसको जब मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या था मेरे पास में A11 A12 A21 A22, A11 की वैल्यू 1/K1, A12 की वैल्यू 1/K1, A21 की वैल्यू भी 1/K1 और A22 की वैल्यू K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के अंदर अपन ने मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ता है, ठीक है। अपन जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी और अपन शॉर्टकट मेथड से इनके इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को निकाल पाएंगे। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा स्टीफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी काम आएगा, ठीक है। और इसकी हेल्प से अपन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के जितने भी न्यूमेरिकल है उसको बिना मैट्रिक्स मेथड की हेल्प लिए अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे।